Hello everyone. Now in this video we will discuss about second chapter of biotechnology unit that is application of biotechnology. Now आज के वीडियो में हम कवर करेंगे what is the use of biotechnology in agriculture. यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने हमें दिए हैं ऐसी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने उनमें राइपनिंग के प्रोसेस को डिले कर दिया है। देखेंगे ऐसा राइस जैसे इज गोल्डन येलो इन कलर, विटामिन ए से भरपूर है और जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है पीपल्स में उसको काफ़ी हद तक दूर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोशिश करेंगे समझाने की कि किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड ताकि जो इंसेक्ट्स क्रॉप को डैमेज करते हैं वो डैमेज कम हो और हमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना पड़े। एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का, जहाँ पर हम बैक्टीरिया के जीन की हेल्प लेंगे जो है प्लांट वैरायटी को जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाएगी और जिसकी वजह से हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अलग अलग क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर के जो है डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को एक दिशा दी है कि इस डायरेक्शन में हम एग्रीकल्चर के जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और काफ़ी हद तक जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, हंगर की जो प्रॉब्लम है, सब लोगों के लिए फूड अवेलेबल नहीं है, या जो केमिकल जो खेती हम करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स एंड लॉट ऑफ केमिकल्स का यूज है, उन केमिकल्स का यूज हम कम कर सकें या स्टॉप कर सकें। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड हैं जिनमें हम न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो I hope you all are ready to start with biotechnology in agriculture. If we talk about that how we can increase food production, तो अगर हम थोड़ा पीछे चलें जब ट्यूबवेल सिस्टम एग्जिस्टेंस में आए और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में 1960s में, तो 1960s में जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसमें जो अपनी फूड की प्रोडक्शन मेजर जो हमारे सीरियल्स हैं राइस एंड वीट, उनका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 3 गुना तक बढ़ गया था। लेकिन वो जो इंक्रीज था दैट वाज मेनली ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स सबको मालूम है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो सोयल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस, पोटेशियम और डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हम भी ऐड करते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे बिकॉज जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप को खा जाते हैं, डैमेज करते हैं, तो इससे भी प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड होती है। अब बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि कौन सी क्रॉप को किस सीज़न में हमें ग्रो करना है, उसको कितना वाटर चाहिए। एक टाइम ऐसा था जब अपनी खेती पूरी तरीके से रेन सिस्टम पर डिपेंड करती थी, लेकिन बाद में जो है ट्यूबवेल सिस्टम आए तो किसान के पास हर वक्त पानी रहने लगा कि जब ज़रूरत है वो पानी सप्लाई कर सकता है, इरिगेशन कर सकता है क्रॉप में। तो उससे क्या हुआ कि जो पैदावार है वो बढ़ गई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान फूड प्रोडक्शन का जो ड्रामेटिक इंक्रीज था वो मेनली किस वजह से था, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो कई तरीके हैं हमारे पास एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हैं। जैसे अगर आप राइस में देखें तो सरबती राइस में जय एंड रत्ना है, वीट में देखें तो सरबती सोनरा है, कल्याण सोना है,
केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मीन्स जहाँ पर हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरियोसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नया है, जिसमें हम केमिकल फ्री खेती करते हैं, देसी खाद का यूज़ करेंगे, किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आज की डेट में धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेंड में हैं, क्योंकि हमें जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन साइंस में हमने प्रोग्रेस की है, वी केम टू नो कि जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। जो ये वाटर है, यहाँ से जो मिट्टी है वो पानी के साथ बहकर नियर बाय वाटर बॉडी में जाती है, तो वहाँ पर भी वो यूट्रिफिकेशन करती है, एल्गल ब्लूमिंग करती है, और बायोमैग्निफिकेशन भी करते हैं पेस्टिसाइड्स, जैसे डीडीटी और मरकरी का हमने पढ़ा। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर एसोसिएटेड विद केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सो वी आर पुटिंग मोर एंड मोर स्ट्रेस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब तरीके जो हम कर चुके हैं, अब अगर हमें फर्दर प्रोडक्शन और इंक्रीज करनी है, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि और क्यों इंक्रीज करनी है, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट वेरी हाई रेट, एंड इन ऑर्डर टू मीट फूड डिमांड ऑफ द पीपल वी हैव टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन ये भी है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी जो सिनारियो है हमारे पास, जो बायोडाइवर्सिटी के डाटाज हैं, दे आर नॉट इन आवर फेवर। पहले ही हम बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर चुके हैं। अगर हम और ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो इकोसिस्टम अनस्टेबल होगा। तो अब हमारे पास जो ओनली सॉल्यूशन है कि वॉट एवर लैंड वी आर हैविंग, उस लैंड में रहकर ही हमें इस तरह की वैरायटीज़ को डेवलप करना है, जिससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और केमिकल्स का यूज़ कम हो। सो उसके लिए सॉल्यूशन जो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर। कुछ ऐसी क्रॉप्स को डेवलप करेंगे जिनमें फॉरेन जीन है, और वो जीन एक्सप्रेस कर कर क्या करेंगे, नए करेक्टर्स, नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जो ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, या प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और इंसेक्ट पेस्ट। सबसे पहला यूज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फॉरेन जीन हैं, वो उस जीन को एक्सप्रेस करेंगे एंड प्रोड्यूस फॉरेन प्रोटीन। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। सो ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होंगी? क्रॉप विच कंटेन एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन, उनको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप और जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एक्चुअली क्या है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से वी आर रेडी टू मेड टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट क्या होते हैं? जैसे टेलर कपड़े को कट करके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम क्रिएट करता है एज पर डिमांड ऑफ द कस्टमर, इसी तरह यहाँ पर हम प्लांट्स के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई करेंगे ताकि उनमें नए करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा जा सके। सो ट्रांसजेनिक क्रॉप के सिग्निफिकेंस क्या हैं, यहाँ पर हम 6-7 पॉइंट्स पढ़ेंगे। सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो पहला जो सिग्निफिकेंस मैंने नोट डाउन किया है, दैट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई करना, जो फसल है, फसल की कटाई करने को हम कहते हैं हार्वेस्ट। सो फसल को काटने के बाद जब तक आप मार्केट में उसे सेल नहीं करते हैं, आपको उसका बहुत ध्यान रखना होता है कलेक्शन में और मार्केट में डिलीवरी तक। सो उस दौरान बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो जाता है। तो किस तरीके से हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे फ्लेवर सेवर। एक्चुअली फ्लेवर सेवर इज टोमेटो वैरायटी, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। दिस इज जीएम क्रॉप, दिस इज जीएम टोमेटो, दिस इज फर्स्ट कॉमर्शियली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब कॉमर्शियली का मतलब क्या है? अभी भी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी जीएम क्रॉप हैं जो रिसर्च के थ्रू प्रोड्यूस करी जा चुकी हैं, बट दे आर नॉट इन कॉमर्शियल यूज़।
कुछ साल पहले बीटी ब्रिंजल को लेकर गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड थी कि बीटी ब्रिंजल को लॉन्च किया जाए, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जिसकी वजह से वो लॉन्च नहीं हो पाई और अभी यूज़ में नहीं है। टोमेटो वैरायटी जो फ्लेवर सेवर है फर्स्ट कॉमर्शियली जीएम फूड है। अब यहाँ पर किया क्या है कि इस टोमेटो वैरायटी के अंदर एक एंजाइम, टोमेटो में राइपनिंग के लिए एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। राइपनिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए कौन सा एंजाइम है? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। फ्लेवर सेवर वैरायटी में क्या किया है, इस एंजाइम के एक्शन को सप्रेस कर दिया, यानी कि पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस डिले हो जाएगा। यहाँ पर आई वुड लाइक टू रिकॉल कि एंजाइम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। आपको याद होगा एंजाइम कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो अगर पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, राइपनिंग का प्रोसेस बहुत धीरे होगा और ये वाले टोमेटो ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश और जो हैं डिग्रेड नहीं होंगे और ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो क्या होगी, इंक्रीज। तो इनकी शिपिंग भी इजीली हम कर सकते हैं, इनका कलर भी सेम रहेगा और नेचुरल फ्लेवर है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन्ड। सो फ्लेवर सेवर आपको याद रखना है, फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो वेयर द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग इज डिलेड। हाउ? Because enzyme polyggalactouronase involved in ripening of tomato is not synthesized। इस जीन के एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है। नेम ऑफ द एंजाइम इज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। दूसरा सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे कि जीएम क्रॉप्स जो हैं दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। इस तरह की जीएम क्रॉप्स को डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है कि वो अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ग्रो कर सकती हैं, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, सॉल्ट कंटेंट सोयल के अंदर ज़्यादा है या ड्रॉट की कंडीशन है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो सर्टेन मिलेट्स वैरायटी, मिलेट्स हम कहते हैं कोर्स ग्रेन को, जैसे बाजरा है, जवार है, उसको हम मिलेट्स कहते हैं। राइस और व्हीट सीरियल्स में आते हैं। तो मिलेट्स जो हैं वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर हम बाजरा या जवार की खेती कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें या पेरेंट्स से पूछें तो वो भी आपको बता पाएंगे कि उनके जो चाइल्डहुड टाइम था तब गेहूँ की चपाती घर में रोज़ाना नहीं बनती थी, कभी कभी गेस्ट आने पर ही गेहूं की चपाती बनती थी और तब लोग वेट करते थे कि बाय चांस कुछ बच जाए तो उसे हम खा लें। बेटा रीज़न क्या था? बिकॉज एट दैट टाइम ट्यूबवेल सिस्टम वाज नॉट देयर। टोटली जो खेती है वो रेनफॉल पर डिपेंड थी और राइस की खेती के लिए, वीट की खेती के लिए आपको ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए उस टाइम मक्का और जवार की जो खेती है, बाजरा है, उसकी खेती ज़्यादा होती थी। तो इस तरह की मिलेट्स वैरायटी भी डेवलप करी गई हैं जो वाटर डेफिशिएंट एरिया में ग्रो कर सके। अभी हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थूरिंजेनेसिस। सिग्निफिकेंस क्या है वो अभी हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको इस बैक्टीरिया के बारे में मालूम होना चाहिए। बेसिलस थूरिंजेनेसिस इज ए बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन मीन्स protein which kill insecticide which kill the insect। बैक्टीरिया इंसेक्टिसाइड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन को हम कहेंगे क्राई प्रोटीन, राइट। बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। दैट्स वाई दिस प्रोटीन डू नॉट कॉज एनी हार्म टू बैक्टीरिया। क्लियर? बेसिलस थूरिंजेनेसिस, बीटी करके हम इसे लिखते हैं। Bacillus thuringiensis is a bacteria which produce insecticidal protein, बट जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। दैट्स वाई बैक्टीरिया को खुद इस प्रोटीन से कोई हार्म नहीं है।
कौन सी स्टेज के दौरान बैक्टीरिया इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा? दैट इज स्पोरुलेशन. When bacteria undergo sporulation, spores of this bacteria have insecticidal inactive toxin. तो इसे हम प्रोटॉक्सिन भी कह सकते हैं. प्रो मीन्स इनएक्टिव, जैसे प्रोपेप्सिन, प्रोट्रिप्सिन. सो इनएक्टिव protein toxin is synthesized and this toxin protein is known as cry protein. अलग अलग स्ट्रेन्स जो हैं बैक्टीरिया की, अलग अलग तरह के प्रोटीन सिक्रीट करती हैं. जो टॉक्सिक प्रोटीन हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. सम किल लेपिडोप्टेरन्स. दीज आर, 3 एग्जाम्पल मैं लूँगी यहाँ पर. आप बुक को जो है एनसीईआरटी बुक को रीड आउट करेंगे तो यू विल फाइंड दीज वर्ड्स. 3 ऑर्डर यहाँ पर मेंशन करे गए हैं इंसेक्ट्स के. वन इज लेपिडोप्टेरा, जिसमें आती हैं बटरफ्लाई एंड मोथ. तो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म. लेपिडोप्टेरेंस के लिए अलग तरह के प्रोटॉक्सिन सिक्रीट करता है ये बैक्टीरिया, which kill tobacco budworm and armyworm. कोलियोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरा ऑर्डर जो है वो बीटल्स का है, जैसे लेडी बर्ड बीटल है, ठीक है. डिप्टीरेंस, डिप्टीरा ऑर्डर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज का है, जैसे हाउस फ्लाई में भी पढ़ा होगा. द ऑर्डर टू विच हाउस फ्लाई बिलोंग इज डिप्टीरा. सो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस thuringiensis प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉक्सिन which kill different type of insects. This point is very very important. Why? यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि these toxins are highly specific. देखिए, जब आप खेत में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे या इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करेंगे, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर किल्ड. चाहे वो क्रॉप को डैमेज करने वाले हों, चाहे वो हार्मफुल हों, चाहे वो न्यूट्रल हो, राइट. ऑल टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर किल्ड. जबकि अपना मेन पर्पज क्या है? सिर्फ उस इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम रखना जो फसल को डैमेज कर रही है. लेकिन जब आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो यूजफुल, हार्मफुल, न्यूट्रल सभी तरह की लाइफ को खतरा है. साथ में इंसेक्ट्स के अलावा दूसरी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है और हमें भी वो हमें भी जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं. अलग अलग टाइप की एनवायरनमेंट्स को भी पॉल्यूशन कर रहे हैं. सो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बीटी बैक्टीरिया आर हाईली स्पेसिफिक. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन किल डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. क्या कहा है हमने? बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है जो स्पोरुलेशन के दौरान टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. लेकिन ये प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, इसलिए बैक्टीरिया को खुद कोई हार्म नहीं है. बट व्हाट विल हैपन इफ दिस टॉक्सिन इज ईटन बाय इंसेक्ट्स? क्या होगा? मान लीजिए हम इसका जनरल यूज़ पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल यूज़, कि हमने इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को वाटर में मिलाकर क्रॉप पे स्प्रे कर दिया. क्या होगा? जो मान लीजिए लीफ पर बैक्टीरिया के स्पोर्स हैं, कोई इंसेक्ट है पर्टिकुलर, जब उस लीफ को ईट करेगा तो लीफ के ऊपर जो स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के वो भी उसकी एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे. विद इन द एलिमेंट्री कैनाल ये जो प्रोटीन है वो एल्कलाइन पीएच की वजह से इनएक्टिव प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव प्रोटीन, और जो एक्टिव प्रोटीन है दैट विल बाइंड टू मिडगट एपिथेलियल सेल. क्या कहा है हमने? जैसे ये बैक्टीरिया ईटन बाय दिस इंसेक्ट, एल्कलाइन पीएच की वजह से ये यहाँ पर सोल्यूबलाइज हो जाएगा. एल्कलाइन पीएच एक्चुअली क्रिस्टल्स को सोल्यूबलाइज करती है और बाद में जो हैं वो प्रोटॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव टॉक्सिन में. सो एक्टिवेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट.
अब क्या होगा, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन विल बाइंड टू मिडगट एपिथेलियल सेल। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है इंसेक्ट में, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो इंसेक्ट की मिडगट सेल्स के साथ ये अटैच होगा और मिडगट में क्या क्रिएट करेगा, पोर। ध्यान रहे इंसेक्ट की कौन सी स्टेज को, लाइफ साइकिल, ये डायग्राम अगर आप रिकॉल कर पाए, दिस इज कैटरपिलर स्टेज। लार्वल स्टेज को किल करता है, अडल्ट को नहीं करेगा, किसको किल करेगा, लार्वा को। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, सबको अलग अलग से ध्यान से लर्न करना है। सो मिडगट एपिथेलियल के साथ बाइंड करेगा, विल क्रिएट पोर, और पोर एंटर करने से क्या होगा कि अगर बाहर का मीडियम कंसंट्रेटेड है तो सेल विल लूज वाटर, और उसकी वजह से वो श्रिंक होंगी, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, और जो इंसेक्ट है वो फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और स्टारवेशन की वजह से लार्वा की डेथ हो जाएगी। सो बेसिलस thuringiensis प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटॉक्सिन। केमिकल नेचर क्या है प्रोटॉक्सिन का, प्रोटीन, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं है। जब बैक्टीरिया के स्पोर इंसेक्ट ईट करेगा तो मिडगट में एल्कलाइन पीएच की वजह से, एलिमेंट्री कैनाल में एल्कलाइन पीएच की वजह से जो प्रोटॉक्सिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, एंड नाउ दिस एक्टिव टॉक्सिन विल बाइंड टू मिडगट एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट पोर, जिसकी वजह से लार्वा की क्या हो जाएगी, डेथ। सो दिस इज नेचुरल वे हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स। हमें मालूम है अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को किल करने के लिए अलग अलग तरह के क्या हैं, बेसिलस thuringiensis, जिनके पास डिफरेंट क्या हैं, क्रिस्टल प्रोटीन। अब हम इसको बायोटेक्नोलॉजी से कोरिलेट करते हैं। बैक्टीरिया में जब हमें ये पता चला कि दिस प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन, तो सर्च बिगेन टू फाइंड आउट जीन। So gene which code for this protein were identified and were named as cryprotein, cryzine। cryzine में एक्चुअली हम CRY सभी स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन प्रोटीन के अंदर अगर हमें क्राई प्रोटीन लिखना हो, क्रिस्टल, ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं एक्चुअली, इनको हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं, तो C कैपिटल लिखेंगे। जीन में CRY तीनों स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेंगे, लेकिन प्रोटीन में C हम बड़ा लिखेंगे, क्रिस्टल प्रोटीन। So these genes have been identified. So gene which code for toxin crystal is BT toxin crystal is क्राइजीन। और आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से इस बैक्टीरिया के क्राइजीन को यूज करके हम क्या डेवलप कर सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो खुद इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। बेनिफिट क्या होगा, हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। Okay, now next significance, reduced dependence on chemical pesticide by developing insect resistant crop. This is one more benefit of genetically modified crop, जहाँ पर हम ऐसी क्रॉप डेवलप कर रहे हैं विच इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंट, और इसलिए हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स के ऊपर एग्रीकल्चर के लिए वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। अब आपके लिए समझना बहुत इजी होगा। बीटी कॉटन इंडिया में अगर हम देखें, दिस इज ओनली अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एक ही क्रॉप है इंडिया में जो हम ग्रो कर रहे हैं, दैट इज बीटी कॉटन। एंड बीटी कॉटन में बीटी स्टैंड फॉर बेसिलस thuringiensis। सो व्हाट इज बीटी कॉटन? जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, insect resistant cotton. This cotton is having cry gene from bacteria Bacillus thuringiensis। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे किस तरीके से बीटी कॉटन को डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले हम लेंगे क्राइजीन। ये मान लीजिए क्राइजीन है, यहाँ पर डीएनए एनकोडिंग डिजायर्ड जीन, दिस इज क्राइजीन। These cryogene are introduced into टाई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। याद आया,
ये हमने पीछे पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है दैट इज नोन एज टाई प्लाज्मिड, और टाई प्लाज्मिड में एक पार्ट होता है टीडीएनए। ये क्या करेगा कि टीडीएनए को किस में जाकर इंसर्ट कर देता है, होस्ट में। तो यहाँ पर हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करेंगे और इस एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। क्राई जीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू टाई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब इस एग्रोबैक्टीरियम को हम इस कल्चर प्लेट पर इन्फेक्ट कराएंगे। इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा कि ये अपने टीडीएनए को कट करके इन सेल्स में इंट्रोड्यूस करेगा। तो नेचुरली जो सेल्स हैं वो जेनेटिकली क्या हो जाएंगी, मॉडिफाइड। सो क्राई जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, राइट। अब इन प्लांट सेल्स को हम कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है हम प्लांटलेट्स क्रिएट करेंगे एंड ये अपने बनकर तैयार है। कौन, बीटी कॉटन। एक और दूसरा तरीका भी है प्लांट सेल में जीन को इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज जीन गन। जीन गन से भी हम जीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन द प्लांट एंड नाउ इट इज फॉलोड बाय टिश्यू कल्चर एंड इन दिस वे इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन क्रॉप इज डेवलप्ड। कॉटन की तरह बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो, बीटी पटेटो, बीटी सोयाबीन, ये क्रॉप्स भी डेवलप की गई हैं। अलग अलग तरह के जो बीटी जीन्स हैं वो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को किल करेंगे। सो कौन सा जो है बीटी जीन हमें, क्राई जीन हमें अपने बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में लेना है, वो हमारा डिपेंड करेगा कौन सी क्रॉप को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या कौन से इंसेक्ट को किल करना चाहते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल बुक में गिवन है, प्रोटीन कोडेड बाय जीन क्राई 1AC, एक जीन का नाम है क्राई 1AC और दूसरा है क्राई 2AB। ये दोनों जीन कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करेंगे। कॉटन बोलवर्म, बोलवर्म मीन्स वो वर्म जो कॉटन की बोल को, ये देखिए ये कॉटन बॉल है, दिस इसको कह रहे हैं, कॉटन बोल को इन्फेक्ट करेंगे। सो कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए कौन से जीन को यूज करेंगे, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। जबकि कॉर्न बोरर, बोर करने का मतलब होता है छेद करना, जो कॉर्न बोरर, कॉर्न हम मक्का के लिए यूज कर रहे हैं, कॉर्न बोरर के लिए कौन से जीन का यूज करेंगे, क्राई 1AB। सो दीज जीन्स आर हाईली स्पेसिफिक, और स्पेसिफिसिटी का बेनिफिट क्या होगा कि ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, एक और वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट को ही, पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को ही किल करेंगे और वो ही डिजायरेबल है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So that's all about significance, that how genetic engineering is helping us to develop insect resistant crop, BT cotton. One more use of genetic engineering is to develop herbicide resistant crop. What is herbicide? Chemical substance which kill the herbs. जब हम खेत में क्रॉप को रेज करते हैं तो क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड हर्बेसियस प्लांट भी उगाते हैं। अब उन प्लांट्स को अगर हम वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तो वो compete करेंगे अपनी क्रॉप प्लांट के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, जगह के लिए, तो जिससे क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, यील्ड कम होगी। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे केमिकल्स की जिनको हम यूज़ करें और स्प्रे करें खेतों में, ताकि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, वो किल हो जाएं, लेकिन हमारी क्रॉप को कोई डैमेज ना हो। लेकिन जनरली होता क्या है कि जब हम हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए केमिकल्स का, हर्ब्स को किल करने के लिए केमिकल का स्प्रे करेंगे तो उससे हमारी क्रॉप प्लांट्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसी क्रॉप डेवलप हो जाए जिस पर हर्बिसाइड का कोई असर ना हो, ताकि जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करें तो सिर्फ हर्ब्स ही किल हो, हमारी जो क्रॉप है वो एज सच रहे, उसको कोई इफेक्ट ना हो। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है और किस तरह की क्रॉप डेवलप की गई है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट। सो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप का बेनिफिट क्या है कि जो जितने भी वीड प्लांट्स हैं क्रॉप फील्ड से, उसको हम निकाल सकते हैं विदाउट डैमेजिंग देयर क्रॉप।
प्रोसेस सेम रहेगा बेटा। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है कि जैसे साल्मोनेला बैक्टीरिया को हम हर्बिसाइड की प्रेजेंस में कल्चर करेंगे। साल्मोनेला बैक्टीरिया को हर्बिसाइड की प्रेजेंस में कल्चर करेंगे ताकि हम रेजिस्टेंसी का सोर्स ले सकें। देखो यहाँ हमें जीन क्रिएट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर देयर इज एनी जीन विच इज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। सो साल्मोनेला बैक्टीरिया, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने कि साल्मोनेला बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में कल्चर किया जहाँ हर्बिसाइड है। जो बैक्टीरिया हर्बिसाइड सेंसिटिव है उनकी डेथ हो जाएगी और जो बैक्टीरिया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है वो ग्रो करेंगे। अब हमें क्या करना है, उन बैक्टीरिया को ले लेना है और वहाँ से हम वो जो जीन है विच कॉड फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस उसे हम आइसोलेट कर लेंगे। मान लीजिए ये साल्मोनेला बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है जिसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन है, बस आगे प्रोसेस सेम रहेगा। क्लोनिंग ये बैक्टीरिया का टाई प्लाज्मिड है, इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे और ये हमारा आर प्लाज्मिड बन गया। अब इस आर प्लाज्मिड को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, इन्फेक्शन कराएंगे बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का और कल्चर मीडियम पर। तो ऑटोमेटिकली जो कल्चर में जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई और फाइनली जीन इज इंट्रोड्यूस्ड। और जो प्लांट्स नए हमें टिश्यू कल्चर के थ्रू मिलेंगे उनको हम ग्रो करके देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे वेदर दे आर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और नॉट। सो दिस इज वन वे टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप। Now we will discuss one more example of pest resistant crop which has been developed by process of biotechnology. Now basic principle behind this is RNA interference. So crop को develop करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is the basic principle behind this. So यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक very important topic RNA interference. जैसा कि नाम है RNA interference means आरएनए को हमने इंटरफेयर किया है। आरएनए का काम क्या है, एमआरएनए इज़ कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस और यहाँ पर हमने आरएनए को साइलेंस किया है। दैट आरएनए इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एमआरएनए ऑफ पैरासाइट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स और जब एमआरएनए फ्रैगमेंट्स में ब्रोकन डाउन होगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे एमआरएनए साइलेंसिंग और अब वो एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं ले पाएगा। सो व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, process in which there is silencing of particular mRNA. Silencing of mRNA means mRNA is not able to translate. Now RNA interference is a very common method of cellular defense in all eukaryotes. जैसे प्रोकैरियोट्स में डिफेंस के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, इसी तरह यूकैरियोट्स में डिफेंस के लिए क्या है, RNA interference. So method of cellular defense in all eukaryotes is RNA interference. This method involves silencing of particular mRNA of parasite. With the result, mRNA is broken down into fragments and mRNA is not able to translate. और ध्यान रहे ये जो mRNA होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट mRNA होगा पैरासाइट का, जिसकी वजह से अगर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है तो पैरासाइट इज़ नॉट एबल टू ग्रो विद इन द होस्ट। अब इस टेक्निक में है क्या, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पढ़ना है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। सबसे पहले क्या है कि होस्ट इज़ हैविंग जीन विच कोड फॉर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेचुरली होस्ट में कुछ ऐसे जीन हैं विच कोड फॉर आरएनए और दोनों आरएनए बाय चांस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वो जुड़कर कैसा बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। कुछ केसेस में क्या है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन फिर भी, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये होस्ट के अंदर जो डीएनए है दैट विल कोड फॉर एमआरएनए, लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो दे विल बाइंड टुगेदर और ये वाला पार्ट हेयर पिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो इसको हम हेयर पिन लूप कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आरएनए का, इसको हम हेयर पिन लूप कहेंगे बिकॉज हेयर पिन इस तरह की दिखाई देती हैं। सो दिस इज हेयर पिन आरएनए। सो in the host certain genes are there. These gene which code for double stranded RNA. It will code for sense as well as antisense
आरएनए, सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दे विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, या they will code for RNA which is having complementary region, they will join together to form hairpin RNA. अब क्या होगा, this double stranded RNA is broken down into small interfering RNA. छोटे छोटे RNA यहाँ पर बन गए हैं, इनको हम कहेंगे siRNA with the help of enzyme dicer. आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस इन स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए की वजह से है। नाउ siRNA कौन से एंजाइम की एक्टिविटी से बने हैं, डाइसर, और डाइसर के केस में खास बात क्या है, एंडोन्यूक्लिएज है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ही क्लीव करेगा, इसलिए आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस कौन से आरएनए से स्टार्ट होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ होस्ट। ध्यान रहे ये होस्ट का आरएनए है और जो साइलेंस होगा वो होगा पैरासाइट का। सो आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होस्ट का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पैरासाइट के सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को साइलेंस कर देगा। कैसे, पहले आपको पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो दिस इज एमआरएनए ऑफ होस्ट। mRNA of host is broken down into small interfering RNA with the help of enzyme dicer. अब ये जो siRNA हैं वो डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट होंगे टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नोन एज RISC, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इनमें एक एंजाइम प्रेजेंट है विच विल कन्वर्ट दिस डबल स्ट्रैंडेड mRNA इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। नाउ जो सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल स्ट्रैंडेड RNA थे, इन एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद ये RISC कॉम्प्लेक्स में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। Now this single stranded RNA will bind with target mRNA. Target mRNA means mRNA of पैरासाइट, और इस पैरासाइट के mRNA को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज mRNA साइलेंसिंग, और ये जो mRNA है दैट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन, एंड इन दिस वे इट विल ब्रेक mRNA of parasite into fragments. So RNA interference is method of cellular defense in all eukaryotes initiated by double stranded RNA. डबल स्ट्रैंडेड RNA पैरासाइट के mRNA को साइलेंस कर देगा, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं ले पाएगा। सो ये तो प्रोसेस है RNA इंटरफेरेंस का। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। Yes, here we will study how to develop pest resistant tobacco. Tobacco plant में infection is caused by a parasite known as Maloidy incognita. Maloidy incognita is a parasitic nematode and affect roots of the plant and cause tumor formation. Root knot disease cause करता है ये, tumor formation करेगा roots of tobacco plant में. Now using RNA interference technology, nematode resistant tobacco plant has been developed. जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से कौन से प्लांट डेवलप किए हैं, नीमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट, और जिनमें रेजिस्टेंसी कौन से प्रिंसिपल के बेस पे है, आरएनए इंटरफेरेंस। अब हमने क्या किया कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से नीमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट। ये होस्ट है और ये नीमेटोड है। होस्ट प्लांट में नीमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड। अब नीमेटोड स्पेसिफिक जीन मीन्स जीन विच कोड फॉर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पर इस तरह के जीन हमने इंट्रोड्यूस किए गए हैं विच कोड फॉर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डाइसर एंजाइम उन्हें स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए में चेंज करेगा। नाउ दे गॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंट एंजाइम टू फॉर्म RISC कॉम्प्लेक्स। अब ये RISC कॉम्प्लेक्स जो है नीमेटोड के mRNA को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रेगमेंट्स में, जिसकी वजह से नीमेटोड इज नॉट एबल टू ग्रो। सो दैट इज द process of development of pest resistant tobacco, nematode resistant tobacco using RNA interference. Now
अगर हम बात करें कि ये जो यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस है, यहाँ तो हमने ये जीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, लेकिन हम बात करें कि नेचुरली जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यूकैरियोट्स में बन रहा है उसका सोर्स क्या है। तो उसका एक तो सोर्स हो सकता है कि हो सकता है पीछे कभी इन यूकैरियोट्स में वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो, और अगर हम HIV वायरस का देखें, पीछे हमने रीट्रो वायरस में डिस्कस किया था, RNA ऑफ द वायरस होस्ट में एंटर करेगा। नाउ दिस RNA इज ट्रांसक्राइब्ड, रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड into DNA, and now this DNA got incorporated into host. So एक तो ये हो सकता है कि अगर इन यूकैरियोट्स पे RNA वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो तो जिसकी वजह से वो जीन बाद में जो है उस जीन ने पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट कर दिया हो, जो उसमें मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी है वो लॉस्ट हो गई हो, या ये जो मल्टीप्लिकेशन है वायरस का DNA का दैट मे टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसपोजन। ट्रांसपोजन क्या होते हैं? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन मीन्स जीन विच चेंज देयर पोजीशन, जीन विच आर मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट। अब जैसे यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या है ये। मान लीजिए दिस इज DNA, यस, एंड दिस पार्ट इज ट्रांसपोजन, जंपिंग जीन है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोजन्स हैं, DNA ट्रांसपोजन्स हैं, RNA ट्रांसपोजन है। तो जो ट्रांसपोजन RNA इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? रिट्रो ट्रांसपोजन। फिर से देखते हैं क्या कहा है हमने। सबसे पहले तो आपको लर्न होना चाहिए कि इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA, जैसे यूकैरियोट्स में हम बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड RNA सिंथेसाइज्ड, तो इस डबल स्ट्रैंडेड RNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA है उसका सोर्स क्या हो सकता है? तो पहला तो हम कह रहे हैं कि हो सकता है इन्फेक्शन हो बाय वायरस जिसमें RNA जीनोम हो, और बाय चांस RNA का जो वायरस है जो है बाय चांस जो वायरस का RNA है और जो यूकैरियोट्स के अंदर जो mRNA सिंथेसाइज होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और यहाँ से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा? RNA इंटरफेरेंस। ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो हम कह रहे हैं कि होस्ट के पास अपना RNA था। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? चलो हम पहले इस स्टेप को ले लेते हैं। ये होस्ट का DNA है। दिस DNA विल कोड फॉर पर्टिकुलर mRNA, यस, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। दिस DNA इज हैविंग इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर पर्टिकुलर mRNA। हमें मालूम है कि ज़्यादातर जो mRNA वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इस DNA में ये वायरस का DNA है जो इसमें इंटीग्रेट हो गया। अब ये mRNA, ये DNA भी किसे कोड करेगा? mRNA को। और बाय चांस ये दोनों mRNA एक दूसरे के क्या निकले? कॉम्प्लीमेंट्री। और जिससे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया? RNA इंटरफेरेंस। क्लियर? वायरस हैविंग RNA जीनोम कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का सोर्स हो सकते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं ट्रांसपोजन। अब ट्रांसपोजन क्या होते हैं? ये देखो, ट्रांसपोजन होते हैं जंपिंग जीन, जीन विच मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। बारबरा मैकलिंटक लेडी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको मेज के अंदर डिस्कवर किया गया था। इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कहेंगे। ट्रांसपोजन आर ऑल्सो नोन एज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। दे आर एबल टू चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कई बार क्या होता है कि जैसे ये जो DNA है वो यहाँ से कट होकर कहीं और जगह इंसर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये रेप्लिकेट करेंगे। दिस DNA विल कोड फॉर RNA। नाउ दिस RNA विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म DNA। और ये देखो, ये DNA इसका कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज करेगा। एक कॉपी और आ गई है। एक तो DNA आपका यहाँ है, ट्रांसपोजन यहाँ है। दिस ट्रांसपोजन विल कोड फॉर mRNA। नाउ दिस mRNA विल अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड DNA। और वो DNA जो है जाकर किस में इंसर्ट हो गया है? पेरेंटल DNA में। सो यहाँ पर एक जीन की कितनी कॉपी हो गई हैं? 2। और ये इंसर्शन इस तरीके से है कि अगर ये 3 to 5 है तो यहाँ जो RNA बनेगा ये नीचे वाले स्ट्रैंड में इनकॉर्पोरेट होगा, तो ये जो सीक्वेंस है वो इसके बराबर होगी।
और ये जो सीक्वेंस है वो इसके बराबर होगी। तो अल्टीमेटली जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अब ये जब ये जीन ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो ये जो आरएनए है वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमें मालूम है डीएनए में जो ये स्ट्रैंड है ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फिर से देखेंगे क्या कहा है, आरएनए इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से है। हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सेकंड स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। सो पहला तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए होस्ट सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ और उस वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। आरएनए वायरस क्या करते हैं, जैसे ही आरएनए होस्ट सेल में एंटर करेगा, नाउ दिस आरएनए अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म डीएनए, और ये डीएनए होस्ट डीएनए में जाकर इंटीग्रेट हो गया, और बाई चांस होस्ट का जो आरएनए बनेगा और जो पैरासाइट का जो वायरस का आरएनए वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, और जुड़ गए। और कौन सा प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आया, आरएनए इंटरफेरेंस। एक तो तरीका ये है। दूसरा हम कह रहे हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन। वो ट्रांसपोजन जो आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करेंगे उनको हम कहेंगे रिट्रो ट्रांसपोजन। एक ट्रांसपोजन यहाँ है, अब ये यहाँ से मूव करके इधर चले गए, एक और कॉपी डेवलप हो गए, तो इसको हम कहेंगे रिट्रो ट्रांसपोजन, बिकॉज दे आर रेप्लिकेटिंग वाया आरएनए इंटरमीडिएट। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा और इलोबोरेट कर देते हैं। ये डीएनए का 3 प्राइम एंड है, ये डीएनए का 5 प्राइम एंड है। अब आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा, 3 to 5, बिकॉज एमआरएनए की जो फॉर्मेशन है वो हमेशा 5 to 3 होगी। डीएनए की तरह एमआरएनए भी कैसे सिंथेसाइज होगा, 5 to 3। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, स्ट्रैंड विच इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज 3 to 5। अब 3 to 5 डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट हुआ, जो है ट्रांसक्राइब हुआ, सॉरी, तो ये एमआरएनए बन गया 5 to 3, तो ये इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब क्या होगा, ये 5 to 3 एमआरएनए विल कोड फॉर डीएनए, तो यहाँ पर जो डीएनए होगा वो कौन सा होगा, 3 to 5। इसी के साथ देखें तो हालांकि इसकी सिंथेसिस भी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगी, 5 to 3। तो ये जो स्ट्रैंड है वो इस तरीके से यहाँ पर ऐड हुआ कि इस स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है और इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या है, सेम, इसकी और इसकी सीक्वेंस क्या है, सेम। तो नाउ दे विल कोड फॉर एमआरएनए जो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एंड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड mRNA. So this is the way how this complementary RNA could have developed, and this will result in an evolution of a new technology, that is RNA interference. So that's all about development of pest resistant tobacco plant using RNA interference. One more significance of genetic engineering is to develop nutrient रिच क्रॉप। इसे हम बायोफोर्टिफाइड क्रॉप भी कहेंगे। बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज्ड। सो गोल्डन राइस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गोल्डन राइस जैसा कि नाम है, राइस विच आर गोल्डन येलो इन कलर। इन राइस का जो कलर गोल्डन येलो है वो किसकी वजह से है, बीटा कैरोटीन की वजह से है। दीज राइस ग्रेन्स आर हैविंग बीटा कैरोटीन, एंड बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन कैरेट में नेचुरली प्रेजेंट होता है, और राइस में अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है देखो, राइस में एक नोवल पाथवे वॉज क्रिएटेड। नोवल मीन्स कंप्लीटली न्यू। नोवल पाथवे वॉज क्रिएटेड ताकि राइस में क्या सिंथेसाइज हो, बीटा कैरोटीन। यहाँ पर देखो किस हद तक हमने राइस के जीनोम को मॉडिफाई कर दिया है कि पहले उसमें इस तरह का कोई पाथवे नहीं था, बट हमने कम्प्लीटली नया पाथवे डेवलप किया, डिज़ाइन किया और उसको बाकायदा इंट्रोड्यूस
किया और सक्सेस भी मिली यहाँ पर। सो जो बीटी सॉरी नॉट बीटी, जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, दिस इज रिच इन विटामिन ए। सो नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस इज द डिजीज विच टेक्स प्लेस विच डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए राइस, अब देखो अगर हम क्वेश्चन अराइज होता है कि राइस ही क्यों, विटामिन तो और बहुत सारी जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में हैं। जो पुअर पीपल हैं दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनके लिए 2 वक्त का खाना या सिंपल चपाती या चावल मिल जाए वो ही काफ़ी होता है। तो साइंटिस्ट इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के मेन फूड प्रिपेयर करें, जैसे राइस है या कई जगह अभी भी मक्का खाते हैं, मेज है या व्हीट है, वो ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस्ड हो। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर दिस राइस वाज क्रिएटेड बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन से बॉडी में, बीटा कैरोटीन एक्चुअली क्या होता है कि एक बीटा कैरोटीन में 2 विटामिन ए के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब हम बीटा कैरोटीन को ईट करते हैं तो इंटेस्टाइन में जो है वो बीटा कैरोटीन का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। सो राइस जो है, दिस गोल्डन राइस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। क्यों? क्योंकि जो रॉड सेल्स होती हैं, रोड सेल में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन के अंदर जो है रेटिनॉल इज प्रेजेंट, रेटिनल इज प्रेजेंट सॉरी। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल, और रेटिनोल का जो एल्डिहाइड डेरिवेटिव है दैट इज रेटिनल। तो रेटिनल की फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को दूर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैंने कहा नया पाथवे डिज़ाइन किया गया, तो इन्होंने क्या किए, 2 जीन इंट्रोड्यूस किए डैफोडिल प्लांट से। डैफोडिल इज नार्सिसस, 2 जीन्स फ्रॉम डैफोडिल। देखो, जीन विच कोड फॉर दिस एंजाइम एंड जीन विच कोड फॉर दिस एंजाइम। 2 जीन फ्रॉम डैफोडिल एंड 1 जीन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है अर्वीनिया, ERWINIA, सिंगल जीन फ्रॉम अर्वीनिया। और इन जीन्स की हेल्प से नोबल पाथवे वॉज क्रिएटेड, जिससे कि इन ग्रेन्स में क्या बन रहा था? विटामिन ए। सो दिस इज गोल्डन राइस सॉल्यूशन टू ट्रीट विटामिन ए डेफिशिएंसी। कलर येलो है बिकॉज दे आर रिच इन बीटा कैरोटीन। One more significance of genetically modified crop is, यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और बायोफ्यूल हैं, जैसे स्टार्च है जो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल का काम करेंगे। सो बायोफ्यूल के अंदर 2 तरह के फ्यूल हैं, वन इज़ बायोडीजल एंड वन इज़ बायो अल्कोहल। बायोडीजल एंड बायो अल्कोहल हालांकि अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बिकॉज इनको लेकर जो क्रिटिक्स हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख रहे हैं। किस लिए? क्योंकि बायोडीजल और बायो इथेनॉल, अब जैसा कि नाम है, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग सोर्स से जो डीजल या इथेनॉल बन रहा है उसको हमने कहा बायोडीजल और बायो इथेनॉल। अब इसमें जो फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल और बायो इथेनॉल आए, जिनको हम बायोफ्यूल कह रहे हैं, वो फूड क्रॉप से प्रोड्यूस करे गए हैं। शुगर केन है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, व्हीट है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि अभी हमारे पास खाने की इतनी कमी है, बहुत सारे जो मिलियंस पीपल हैं उनके लिए हमारे पास 2 वक्त का खाना नहीं है। तो हम इन क्रॉप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग बायो इथेनॉल और बायोडीजल, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इतने लोगों का फूड नहीं छीन सकते। तो ये सबसे बड़ा जो है सेटबैक है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर उन्होंने सीधे किसको यूज किया था? क्रॉप को, फूड क्रॉप्स को।
सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं थोड़ा बहुत उनमें, क्योंकि पहले यहाँ पर क्रिटिसिज्म आया कि फूड की पहले ही कमी है, तो उन्होंने क्या किया, नॉन एडिबल प्लांट्स को लिया, जैसे हेलोफाइट्स हैं या कुछ ऐसे क्रॉप के बायो प्रोडक्ट्स हैं जैसे लिग्नोसेलुलोज है, उनको यूज़ किया टू प्रोड्यूस बायोडीजल एंड बायोइथेनॉल। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्गा से, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। टिश्यू कल्चर के थ्रू इन एल्गा को, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करा जाता है और फिर बाद में इन एल्गा और बैक्टीरिया से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोइथेनॉल और बायोडीजल। जैसे बायोइथेनॉल जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास, और जो बायोडीजल है दैट इज़ एस्टेरिफाइड प्रोडक्ट है, ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, एल्गा एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा बायोफ्यूल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है, सिनगैस है, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। अब बायोफ्यूल जो हैं, जो फॉसिल फ्यूल हैं, उनसे बेटर क्यों हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत जब बर्न होते हैं तो नथिंग इज़ लेफ्ट, दूसरा जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी एनवायरनमेंट में कम रिलीज होंगे, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम करेंगे, और ये सस्टेनेबल हैं और जो पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। इसलिए जो बहुत सारी कंपनियां हैं, ये कंपनीज़ हैं, इनको गैसोलीन के साथ मिक्स करके यूज़ कर रही हैं। हालांकि अभी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है। जैसे बायोडीजल प्लांट की अगर हम बात करें तो जेट्रोफा प्लांट है कि जो है कल्टीवेशन हम करते हैं टू ऑब्टेन बायोडीजल। सो दिस इज़ वन मोर use of this genetically modified crop in this biotechnology in producing industrial raw material, biodiesel, bioethanol. In last we will discuss about disadvantages of genetically modified crop. सबसे पहले अगर हम देखें कि सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में न्यू जीन इज़ देयर, न्यू प्रोडक्ट इज़ देयर। जैसे बीटी कॉटन के अंदर टॉक्सिन प्रोटीन है, और अगर हम देखें यहाँ पर जो गोल्डन राइस है उसमें भी हमने पढ़ा, वहाँ पर बीटा कैरोटीन और नए इंटरमीडिएट्स भी डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ लोगों में क्या कॉज कर सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस किया तो अगर आपको याद हो, क्लोनिंग वेक्टर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इन प्रोडक्ट इन जो सेल्स होंगी उनमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि जो हम प्लांट सेल है उनको भी हम किसी एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में कल्चर करते हैं। क्यों, ताकि जो ऐसी सेल्स हैं जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है उनकी डेथ हो जाए और सिर्फ डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को, सेल को ही हम कल्चर कर पाएँ। ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो जीन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दे आर हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और ये जीन अगर ह्यूमन में इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो वो ह्यूमन के अंदर डेंजरस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया आर देयर, और हमें मालूम है बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस वेरी कॉमन है। सो अगर ये डिजीज़, अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, अगर बैक्टीरिया इनको पिक कर लेते हैं और अपनी बॉडी में अकोमोडेट करते हैं तो बैक्टीरिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव नहीं रहेंगे। वो अब कैसे हो जाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का नंबर एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का नंबर एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा होगा। कुछ केमिकल्स जो फॉरेन प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो केमिकल्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, दे माइट कॉज कैंसर। ग्लाइफोसेट जैसा कि हमने पढ़ा, ये हर्बिसाइड है, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप हम डेवलप करते हैं तो वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू है। सो अगर हम इस हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं ग्लाइफोसेट, सो ये टॉक्सिक कंपाउंड है एंड दिस कॉज improper development in children as well as adult.
बीटा कैरोटीन की हम बात करें तो बीटा कैरोटीन जो गोल्डन राइस है उसमें बीटा कैरोटीन के साथ साथ बहुत सारा जेंथोफिल भी होगा, और राइस के अंदर जो ग्लूटेलिन प्रोटीन है वो कम होगा, और उसकी बजाय जो प्रोक्लेम प्रोटीन है वो क्या होगा, ज़्यादा, और वो क्या हो सकता है, एक एलर्जन। तो सेम बात यही निकल के आ रही है कि जो फॉरेन प्रोटीन है वो क्या कॉज कर सकता है, एलर्जी। ये पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो ये पॉइंट्स को आपको बहुत जो है ध्यान से सुनना है और अलग से नोट करना है। कौन कौन से 4 पॉइंट बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखिए, एक हम इसमें और डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। एक हम सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो फॉरेन प्रोटीन है, फॉरेन प्रोटीन माइट कॉज एलर्जी, चाहे वो गोल्डन राइस में या किसी और क्रॉप में हो। तो पहला पॉइंट तो आप एलर्जी का लिखेंगे, दीज फॉरेन प्रोटीन माइट कॉज एलर्जी। दूसरा, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है दे मे बी पिक्ड बाय बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया इटसेल्फ विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और उनको कंट्रोल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन है। जब हम इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ईट करेंगे तो क्रॉप के जीनोम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ पर जा सकता है, बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया खुद कैसे हो सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक हम पढ़ेंगे पोलन का। मान लीजिए कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, फार्मर में ग्रो कर रखी है, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के पोलन किसी वीड प्लांट को पोलिनेट कर सकते हैं। वीड अनवांटेड प्लांट है, मान लीजिए इस क्रॉप का अगर वो रिलेटिव है, अगर पोलन जिस क्रॉप से गया है वो रिलेटिव है वीड और पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट, तो इसमें पोलिनेशन हो सकती है, जिससे वीड के अंदर भी क्या आ जाएगी, वो पर्टिकुलर फीचर। मान लीजिए ये पोलन इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, सपोज इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन है, तो वीड में भी क्या डेवलप हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंसी। तो जो ये वीड है उसको कंट्रोल करना हमारे लिए और मुश्किल होगा, और इसका नंबर और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया, इट माइट कॉज एलर्जी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सभी में फॉरेन प्रोटीन होगा, दैट माइट कॉज एलर्जी। लॉन्ग टर्म पे हमें इसके इफेक्ट नहीं मालूम, ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है दे मे बी टेकन अप बाय बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खुद कैसे हो सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इसके अलावा जो पोलन है, पोलन फ्रॉम जीएम क्रॉप में पोलिनेट वीड प्लांट, जो रिलेटिव वीड है, और जिसकी वजह से जो वीड है वो और ज़्यादा परसिस्टेंट और ज़्यादा डैमेजिंग होगा। एथिकल कंसर्न्स हैं, एथिकल कंसर्न्स का मतलब है यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप राइस में कुछ बैक्टीरिया के जीन डाल रहे हैं, या मान लीजिए आपने किसी कोई एनिमल का जीन डाला, जैसे हीरुडिन क्या है, हीरुडिन एंटीकोएगुलेंट है जो लीच से मिलता है। लीच सैंग्विवोरस एनालिड्स है, क्या सिक्रीट करती है, हीरुडिन। ये एग्जाम्पल भी हम पढ़ लेते हैं, हीरुडिन ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। हीरुडिन इज एन एंटीकोएगुलेंट प्रोड्यूस्ड बाय लीच। साइंटिस्ट ने क्या किया कि हीरोडिन जीन को आइडेंटिफाई किया, क्लोन किया, और कहाँ पर डाल दिया, ब्रेसिका नेपस में। दिस इज ए वैरायटी ऑफ सरसों, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस में डाला तो जो ब्रेसिका के सीड हैं उन सीड से बाद में क्या एक्सट्रैक्ट किया, हीरोडिन, एंड दिस इज सोल्ड इन द मार्केट एज एन एंटीकोएगुलेंट। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है ब्लड को क्लॉट नहीं करना है, जैसे ब्लड बैंक वगैरह में ब्लड को सेव करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। डायलिसिस में भी अगर हम पर्सन का जब ब्लड है वो डायलाइजिंग जो ट्यूब है, सेलोफेन ट्यूब, उसके थ्रू फ्लो करते हैं, तब भी हम क्या डालते हैं, एंटीकोएगुलेंट। सो दिस एंटीकोएगुलेंट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर एथिकल इश्यूज क्या हैं कि जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, उस कॉन्सेप्ट को देखें तो हीरोडिन इज ए नॉन वेज प्रोडक्ट, बिकॉज ये हमें लीच से मिला है। तो एथिकल कंसर्न में यही है कि एनिमल्स के जो जीन हैं वो हम क्रॉप में डाल रहे हैं, तो इससे जो ह्यूमन के अंदर जो एनिमल लाइक फीचर है, जिसको हम कहते हैं कि एग्रेशन जो है या लव का जो फीलिंग है वो नहीं है, या उनमें क्रूएल्टी ज़्यादा है, क्योंकि कार्निवोरस है ज़्यादातर एनिमल्स, तो वो फीचर आ सकते हैं।
कॉस्टली नो डाउट है ही, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। ये देखो ये पॉइंट इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने लिखा है, रेजिस्टेंट वीड, जो पीपीटी मैंने ली है ऑलरेडी रेडीमेड, रेजिस्टेंट वीड है यहाँ पर, तो वीड कैन बिकम रेजिस्टेंट। तो ये पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। पहला पॉइंट हमने बताया यहाँ पर, ऑल GM क्रॉप हैज़ फॉरेन प्रोटीन विच माइट कॉज एलर्जी इन सम पीपल। दूसरा लॉन्ग टर्म पे देखें तो दे माइट कॉज कैंसर। इसके बाद जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो किस में जा सकते हैं, बैक्टीरिया में, जिससे बैक्टीरिया खुद कैसे हो जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रेजिस्टेंट वीड, अगर GM क्रॉप के पोलन कहाँ चले जाते हैं, वीड प्लांट पर, और वीड को पोलिनेट कर देते हैं, तो वीड खुद कैसी हो जाएगी रेजिस्टेंट। तो उस केस में जो वीड होगी दैट विल बी मोर परसिस्टेंट एंड मोर डैमेजिंग। तो एथिकल इश्यूज हैं, ये आपको ध्यान रखना ही है। साथ में एक पॉइंट और हमने कहाँ पढ़ा था, यस, जीन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ये ह्यूमन के अंदर भी जो है डिजीज़ ट्रांसफर, डेंजरस डिजीज़ ट्रांसमिटेबल टू ह्यूमन्स, अलग अलग तरह की, जैसे बहुत सारी नई डिजीज़ हर साल हमें देखने को मिलती हैं जो पहले कभी नहीं थी। सो वो इसी वजह से हैं क्योंकि हम नए नए केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, नए फूड यूज़ कर रहे हैं, और आज की जो डेट है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है ये। जैसे हमने कहा कि हम तो सिर्फ बीटी कॉटन ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन भैया चिप्स तो हम अमेरिका के बने हुए खा रहे हैं, तो उन चिप्स में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी GM क्रॉप उन्होंने यूज़ करी है, मान लो पोटैटो यूज़ किया है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम उनसे बच पाएंगे कि इंडिया में तो चलो एक ही यूज़ हो रही है। तो और कॉटन में भी अगर हम बात करें, कॉटन का जो प्रोडक्ट है, कॉटन के जो सीड्स हैं वो एनिमल को दिए जाते हैं और एनिमल का दूध हम सब पी रहे हैं। सो उससे भी जो है चांसेस आर देयर कि अगर किसी कोई कंटेंट, कोई उसमें डेंजरस सब्सटेंस है जो हेल्थ रिस्क है, तो वो हमें भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू ऑल लाइक। थैंक यू।